नई डायनेस्टी थी कण्व डायनेस्टी, KANHVA, कण्व डायनेस्टी। ठीक है ना, कण्व वंश कहते हैं इसे हिंदी में। इनका टाइम पीरियड आप लिख लो। मतलब जब ये इस डायनेस्टी ने रूल किया तो 75 BC से लेकर 30 BC तक, 75 BC से लेकर और 30 BC तक, 30 BC, 75 से लेकर 30 BC तक। ठीक है, देखो इसमें हम लोगों ने पीछे ये देखा कि सुंग डायनेस्टी के जो अंतिम शासक थे उनकी हत्या कर दी उनके मंत्री वासुदेव ने ही। अंतिम शासक थे देवभूति, तो उनकी हत्या कर दी और फिर वासुदेव ने कण्व राजवंश की नींव डाली। लेकिन ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश नहीं था। इसमें फाइनली ये हुआ कि देवभूति के बाद भी, एक देवभूति के बाद एक व्यक्ति राजा बने, सुशर्मन उनका नाम था। और ये वासुदेव के बाद, सॉरी, वासुदेव के बाद सुशर्मन उनका नाम था और ये राजा बने। कहते हैं कि बाद में ये भी अंतिम शासक हुए। सुशर्मन को सिमुक ने हटा दिया। एक सामंत थे सिमुक, उन्होंने हटा दिया और फिर सातवाहन वंश की स्थापना की। आंध्र सातवाहन वंश भी हम लोग इसको जानते हैं क्योंकि ये दक्षिण भारत में ज्यादा केंद्रित था। तो ये इस तरीके से कण्व डायनेस्टी की भी कण्व डायनेस्टी समाप्त हुई। अब ये इंपॉर्टेंस केवल इसकी इतनी है कि कभी कभी सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है कि सुंग वंश के बाद कौन सी डायनेस्टी आई या कौन कौन से राजा हुए, तो उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। आंध्र सातवाहन वंश है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी, इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए यहीं पर ब्रैकेट में। 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी, 30 BC से 250 AD तक, है ना। इसका मतलब लगभग 220 नहीं, 250 और 30, 280 सालों तक इन्होंने शासन किया। और दक्षिण भारत में ये एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, दक्षिण भारत की। महाराष्ट्र से लेके और कर्नाटक तक इनका राज्य था। इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। ठीक है, तो अब हमने जैसे पहला पढ़ा कि सिमुक ने ही इस राजवंश की नींव डाली थी, तो पहला इसमें हेडिंग आप लिख लीजिए सिमुक। सिमुक, SIMUK, सिमुक। ठीक है, देखो कुछ लोगों का ये मानना है कि 30 ईसा पूर्व से लेके और 27 ईसा पूर्व तक इन्होंने रूल किया, सिमुक ने। कुछ लोगों का ये मानना है क्योंकि ये सामंत थे, उस समय मिनिस्टर थे, सत्ता इन्हीं के हाथ में थी, नाम मात्र की सत्ता थी सुशर्मन के हाथ में। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि 60 ईसा पूर्व से लेके और 27 ईसा पूर्व तक इन्होंने रूल किया। कुछ लोगों का मानना ये है। लेकिन हम लोग यहाँ पर 30 ईसा पूर्व से लेके और 37 ईसा पूर्व ही लिखेंगे। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है इनके समय के बारे में, लेकिन यही लिख लीजिए। सिमुक के आगे ब्रैकेट में लिखना 30 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक, 30 BC से 27 BC तक, है ना। इनका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। इनका केवल इंपॉर्टेंट रोल ये है कि क्योंकि इस समय राजधानी जो थी वो विदिशा थी या उज्जैन थी। कण्वों की भी राजधानी उज्जैन थी क्योंकि शुंगों की राजधानी उज्जैन थी, कण्वों की राजधानी भी उज्जैन थी, इसलिए इनकी राजधानी भी उज्जैन थी। पर इन्होंने पाटलिपुत्र को जीत लिया था।
इसलिए पाटलिपुत्र को जीतकर उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया था। इनके लिए केवल इतनी बात इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरी बात यही इंपॉर्टेंट है कि आंध्र सातवाहन वंश के फाउंडर रूलर थे ये। तो आप लिखना, इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है सिमोक के समय की, कि 30 ईसा पूर्व में इन्होंने कण्व वंश को कर दिया था समाप्त, और फिर इन्होंने जो नींव डाली वो 30 ईसा पूर्व में ही इन्होंने डाली थी। तो फिर 37 ईसा पूर्व हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसे? इसका मतलब ये हुआ ना कि 37 तो पहले ही आ जाएगा, 37 से नीचे की ओर 30 में चलेंगे। ओके सर, थैंक यू। इसके लिए मेरे हिसाब से ये 27 है, और 27 बीसी के आसपास है। क्योंकि इनके बारे में कोई टाइम पीरियड के बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी मिलती नहीं। जैसे कृष्ण नाम है उनका, जिन्हें आप कह रहे हो ना कृष्ण या कान्हा, उनको उनका नाम भी है, यही है। नासिक अभिलेख से पता चलता है इनके बारे में, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख है। इनकी शायद मदर का है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की। ये इंपॉर्टेंट अभिलेख है। तो आ, उससे ही जानकारी इनके समय के बारे में मिलती है। लेकिन ये थोड़ा घालमेल है इसमें। फिलहाल तो आप यही लिख लीजिए, क्योंकि समय कोई पूछेगा नहीं। सीक्वेंस जरूर पूछ सकता है, लेकिन कोई समय एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जैक्ट किताबों में भी नहीं मिलता। तो आप इसमें पॉइंट से लिखना, इनके बारे में तो इतनी ही जानकारी काफी है। इनके बाद इनका भाई जो है कान्हा या कृष्ण के नाम से, वो राजा बने। और पुराणों में इनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है, और ये माना जाता है कि इन्होंने 27 बीसी तक इन्होंने रूल किया। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों भाई साथ में रूल करते हो, क्योंकि आंध्र सातवाहनों में ऐसा मिलता है कि जब दो लोग एक साथ शासन करते थे, दो लोगों ने एक साथ शासन किया, ये प्रथा इन लोगों में थी, है ना। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी इनकी प्रथाओं के बारे में। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनके बारे में जिक्र मिलता है नासिक अभिलेख से, जो कि नायनिका का है शायद। और नायनिका जो थी वो गौतमीपुत्र सातकर्णी की शायद मदर थी। नायनिका के अभिलेख से, नायनिका का है ये अभिलेख। नागनिका भी नाम कहीं कहीं पर उनका मिलता है। तो अगले पॉइंट, हाँ ये इनकी मदर का ही है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की मदर है। नागनिका इनका उपनेम भी है, मतलब सब नेम भी है, नायनिका भी है। वैसे इनका नाम गौतमी बलश्री था, जिन्होंने ये अभिलेख लिखवाया। देखो इनमें ना बड़ी खास बात है, आंध्र सातवाहनों में, इनमें पिता के नाम से इन राजाओं का नाम नहीं मिलता, बल्कि मदर के नाम से शुरू होता है। जैसे गौतमी पुत्र, तो इनकी मदर का नाम गौतमी था। और महिलाओं को विरुद्ध भी धारण करते थे। जैसे विरुद्ध माने उपनाम, यानी सब नेम। जैसे बलश्री, तो गौतमी बलश्री उनका नाम था। हालांकि नाम तो कुछ और होगा, लेकिन यही था। जैसे एक और, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद एक और रूलर होते हैं जिनका नाम वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी, तो इनकी मदर का नाम वाशिष्ठी था। तो यहां जानकारी ये मिलती है कि माताओं के नाम से पहले इनके राजाओं के नाम होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाज मातृ सत्तात्मक था इस समय, या आंध्र सातवाहन रूलर्स जो थे उनके समय में जो सामाजिक संगठन था वो मैट्रियार्कियल था नेचर में, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ ये जरूर था कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार थे, और राजाओं के जो नाम थे वो महिलाओं के नाम से शुरू होते थे। एक तो ये प्रथा इसमें इंपॉर्टेंट है। एक इसमें ये भी इंपॉर्टेंट थी कि दो राजा एक साथ शासन करते थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये प्रथा विदेशियों से आई। जैसे शकों में ये प्रथा थी, बाद में कुषाणों में भी ये प्रथा देखने को मिली कि दो राजा एक साथ रूल कर रहे थे, एक सिंहासन पर बैठकर।
ये आंध्र सातवाहन वंश में भी देखा गया, तो इसी से संबंधित है। खैर चलिए अगला लिखना है इसमें नेक्स्ट, सातकर्णी प्रथम। अगले रूलर का नाम लिखना सातकर्णी प्रथम। देखो ये सबसे पावरफुल रूलर थे, सही मायने में आंध्र सातवाहनों की सत्ता को जिन्होंने एस्टैब्लिश किया, सही मायने में वो यही थे। और नासिक अभिलेख से इनके बारे में खूब जानकारी प्राप्त होती है। इन्हें नासिक अभिलेख में दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र जैसी उपाधियां दी गई। कृष्ण के पुत्र थे, 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किए। गोदावरी पर, जो आज का पैठन है, महाराष्ट्र में गोदावरी में पैठन एक जिला है, शहर भी है शायद अब तो पैठन, उस समय उसका नाम प्रतिष्ठान होता था। प्रतिष्ठान को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, इसलिए सातवाहनों की राजधानी आगे तक प्रतिष्ठान बना रहा। तो दक्षिणापथ माने कि जितना पूरा आज का महाराष्ट्र है, उड़ीसा वाला हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, यानी कर्नाटक तक इनका रूल था, इसीलिए दक्षिणापथ इसी को कहते थे। तो आप अब ये सातकर्णी ना उपाधि होती थी, सातकर्णी का मतलब 7 कानों वाला। तो 7 कानों का मतलब ये था कि जो जो बहुत ज्यादा पर्सन सेंसिटिव हो, वो तो ये सातकर्णी उपाधि थी। इसलिए आंध्र सातवाहनों में जो सातकर्णी उपाधि है वो सबसे पहले इन्होंने भी ली। हालांकि इसको कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इसको आप याद रखना। अगले पॉइंट से लिखना। देखो इनकी पत्नी का नाम था नागनिका या नायनिका भी कहते हैं। वैसे उनका नाम गौतमी बलश्री भी मिलता है, लेकिन नागनिका या नायनिका उनका नाम देखने को मिलता है। तो जब इनकी शादी हुई तो ये इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, नायनिका या उनकी उम्र थोड़ी कम थी। तो बाद में इनकी डेथ के बाद नागनिका ने शासन किया। देखो एक तो इनकी 2 राजधानियां थी। जो शुरुआत में राजधानी थी वो पैठन थी, प्रतिष्ठान थी, लेकिन बाद में नायनिका या नागनिका ने अमरावती को राजधानी बनाया अपनी। इसलिए दक्षिण भारत में अमरावती एक केंद्र बन गया था आंध्र सातवाहनों के समय में। वो आप देखते हो ना बाहुबली मूवी, और उसमें एक वो महिला है, क्या नाम है उनका, अ, बाहुबली में वो महिला नहीं है जो राजमाता शिवगामिनी देवी, हाँ राजमाता शिवगामी। तो ये उसी अ, ये इसी आंध्र सातवाहनों की कल्चर का ही वो पार्ट था। आंध्र सातवाहन कल्चर के बारे में ही उसमें पता चलता है, उनकी राजधानी वो अमरावती ही थी। तो आप इसमें कंटिन्यूएशन में लिखना, ठीक है। अब देखो इनका झगड़ा 2 लोगों से था। एक तो कलिंग के राजा थे खारवेल, उनके बारे में खूब चर्चा मिलती है, इसी समय के हैं खारवेल। हम लोगों ने खारवेल का इंस्क्रिप्शन भी पढ़ा है ना, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, तो उसमें भी पता चलता है आंध्र सातवाहनों के बारे में। तो खारवेल के साथ उनका युद्ध हुआ, और ये कहते हैं कि खारवेल की उसमें हार हुई थी। तो इसके बाद अगर जिक्र मिलता है किसी राजा का तो वो हॉल का मिलता है, हॉल। तो आप नेक्स्ट लिखना हॉल, HAUL, हॉल। ये भी सातवाहन वंश से संबंधित है हॉल, लेकिन इनके समय को लेकर थोड़ी समस्या है, टाइम पीरियड, इसलिए मेरे हिसाब से तो मत ही लिखो तो ठीक है। टाइम पीरियड के बारे में इनकी दिक्कत है। कुछ लोगों का मानना है कि 20 से 24 ईस्वी तक है इनका टाइम पीरियड, 20 से लेके 24 AD तक। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं 20 से लेके 24 AD। कुछ अंदाजा करने में तो हो ही सकता है, काम चल ही सकता है। देखो इनके बारे में कोई खास बात जो है सबसे ज्यादा वो ये है कि इन्होंने प्राकृत भाषा में किताब लिखी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। प्राकृत भाषा में लिखी गई ये सबसे बड़ा काव्य था।
ये काव्य है, पोएट्री है, प्राकृत भाषा की सबसे बड़ी पोएट्री है। इसमें इनके प्रेम गाथाओं का वर्णन, इनके जो प्रेम गाथाएं रही होंगी उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा। इन्हीं के समय में इनके दरबार में ही एक राजा, एक कवि हुए, गुणाढ़ उनका नाम था। गुणाढ़ ने इस समय वृहत कथा कोश नामक एक ग्रंथ की रचना की, और जो कि संस्कृत का एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं उसे, जिसमें संस्कृत के बारे में बताई गई थी चीजें। और संस्कृत व्याकरण पर एक ग्रंथ लिखा गया, शर्ववर्मन नामक एक व्यक्ति ने लिखा, उसका नाम था कातंत्र। कातंत्र ये संस्कृत पर लिखा गया एक सबसे अच्छा एक ग्रामर थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी हम लोगों ने पहले पढ़ी, फिर पतंजलि ने उसके ऊपर भाष्य लिखा। पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर के ऊपर लिखा गया एक ग्रंथ था। फिर पतंजलि ने उसके ऊपर भाष्य लिखा। उसके बाद अगर संस्कृत के ऊपर कोई व्याकरण का ग्रंथ मिलता है तो वो कातंत्र ही है, जो सर्ववर्मन के द्वारा लिखा गया। और एक एनसाइक्लोपीडिया मिलता है, वृहत कथा कोश। तो इन तीन बातों को लेकर हॉल का पीरियड इंपॉर्टेंट है, इसमें बाकी और कुछ है।